दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह। आज उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनावी विश्लेषण के दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में मैंने बैकग्राउंड बताई थी कि किस तरह से यहाँ की जनसंख्या है और किस तरह से वो वोट कर सकती है, कैसे कैसे हमारे आंकड़े आते हैं। तो हमने इस बैकग्राउंड में बताने की कोशिश की थी कि हमारा चुनाव आगे किस तरफ जाएगा। आज हम इस दूसरे वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न के आधार पर किस तरह से हमारे यहाँ सीटों की संख्या बढ़ती है और किस तरह से हमारे सीटों की संख्या के आधार पर, संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात करने जा रहे हैं इस समय। आगे आने वाले समय में हम आपको अन्य राज्यों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य मुकाबला है वो सभी चैनल के आधार पर, सभी अखबारों के आधार पर, और जो हमारे जिस तरह से टिकट वितरण हो रहे हैं, जिस तरह का प्रचार चल रहा है, उसके आधार पर कहा सकता है कि मुख्य मुकाबला केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाई है और किस तरह से वो आगे आने वाले चुनाव में जाने वाले हैं। जाहिर बात है कि दोनों जो एक दूसरे के सामने प्रमुख पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों में किसी के पास बहुत ज़्यादा धनबल है, सत्ता बल है, और किसी के पास ये कम है। बड़ी जाहिर बात है, होता है। जिसके पास सत्ता होगी उसके पास धनबल भी होगा, शासकीय बल भी होगा, और जितने तरह के और बल हो सकते हैं सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं। विपक्षी पार्टी इस बात का रोना रोती है कि हमारे पास नहीं है, हम बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं। इसके बीच सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो होता है चुनाव आयोग का। मैं इसके बारे में आपसे पृथक से बात करूंगा कि हमारे अब तक कितने चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और किस किस चुनाव आयुक्त ने कितना कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। सब लोग जानते हैं, इसमें सबसे अहम नाम है टी.एन. शेषन साहब का। उससे पहले श्यामलाल शक्कर साहब हुआ करते थे। पृष्ठभूमि श्यामलाल शक्कर साहब ने बनाई थी, उस पर इमारत खड़े करने का काम टी.एन. शेषन साहब ने किया, और उसके बाद आने वाले चुनाव आयुक्त क्या करते रहे हैं ये आप सबने देखा है, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अगले एपिसोड में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, यद्यपि चुनाव का सिलसिला तो 1952 से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ की राजनीति धीरे धीरे बदलती चली गई। जो 1977 में जनता पार्टी जब आई उस समय समस्त विपक्षी पार्टियाँ एक हो गई थी, लेकिन वो लोग शायद साथ मिलकर नहीं चल सके क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग थी। और उसमें जो प्रमुख घटक दल था जिसको तत्कालीन समय में जनसंघ कहा जाता था, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित था, उनके अपने काफ़ी वर्कर थे और ज़मीनी स्तर पर उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। क्योंकि जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था, इसलिए जब जनता पार्टी टूटी तो जनसंघ तो नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली। और इस पार्टी में जो उन्होंने प्रमुख आधार बनाया वो धार्मिक आधार था। उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए प्रयास किए गए। मैं उन प्रयासों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इस समय आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले का काल और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद का काल। मैं यहाँ पर इस समय दो ही पार्टी के बारे में विशेष तौर पर वार्ता करूँगा।
चूँकि कांग्रेस ने शायद अपनी पुरानी भूमि तलाशने के लिए सिंबॉलिक रूप से अपना पदार्पण किया है। प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की है, कर रही हैं, और शायद वो 2024 के चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं, अपनी उपस्थिति बड़ी गर्मजोशी के साथ दर्शा रही हैं, लेकिन शायद उनका प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक नहीं होने वाला है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलितों की पार्टी कही जाती थी, यद्यपि मैं दलित और अगले पिछड़े में बहुत ज़्यादा भेद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह के नारे दिए, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपना धरातल ढूंढा और अपने को इस स्थिति में लाया कि वो भी कहीं पर चुनावी मैदान में बड़े गर्मजोशी के साथ अपना पदार्पण करें, लेकिन उनके जो उम्मीदवार हैं, उनकी जिस तरह की खामोशी है और बहुत ज़्यादा सक्रियता बहन मायावती जी, जो कि इस पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, नहीं दिखा पा रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने चुनाव को बहुत सीरियसली नहीं लिया है, और चुनाव में जो भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं बहुत ज़्यादा दमदार भी नहीं है। ये मैं बैकग्राउंड के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय वर्तमान में जो दो पार्टियाँ आमने सामने हैं, उनमें प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे नंबर पर जो उनके विपक्षी पार्टी है वह समाजवादी पार्टी। अब दोनों पार्टियों की विचारधारा पृथक पृथक है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदूवादी है, धर्म आधारित है और इतिहास आधारित है। इतिहास के बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा, क्योंकि इतिहास बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतिहास के माध्यम से आप आगे भी बढ़ सकते हैं और इतिहास के माध्यम से आप देश को डुबो भी सकते हैं। क्या हो रहा है इसके बारे में मैं अलग से ही बात करूंगा। आज इस बिंदु पर मैं अपने विषय से अलग नहीं होना चाहता हूं। तो अगर हम बात करें कि 1991 उस समय बाबरी मस्जिद थी, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था। राम जन्मभूमि कहाँ पर है, कैसे है, ये सारी चीज़ें धर्म और आस्था आधारित है। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी, वो भी विवादित थी कि बाबर ने बनवाई, किसने बनवाई, उस बिंदु पर भी जाना उचित नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम में जो ध्रुवीकरण की बात थी, उसका प्रारंभ हुआ 1991 से। ये बात कही गई कि हम बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम जन्मभूमि का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट को चलते इस पर कुछ नहीं हो सका, लेकिन एक इस तरह की मुहिम चलाई गई कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों में धार्मिक भावना भड़की, लोग अयोध्या तक आए, जिनको कार सेवकों का नाम दिया गया। और 1991 में जो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि एफिडेविट दिया कि हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। और वो कौन से लोग थे उनका शायद अभी नामो निशान भी नहीं है, और राजनीति में जो लोग हैं वो शायद वहाँ पर परिलक्षित भी नहीं थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। होता भी यही है कि जो लोग काम करते हैं उनका नाम नहीं होता, इमारतें कोई और बनाता है, इमारतों पर पट्टिका किसी और की लगाई जाती है। तो यही हर्ष सभी जगह होता है, और यहाँ पर भी हुआ। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 221 सीटों के साथ, उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सीटें थी, जो उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। तो 425 सीटों में 221 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और उनका जो वोट शेयर था वो 34.08% था। अर्थात 34.08% वोटों के साथ 221 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। समाजवादी पार्टी का उस समय उदय नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का उदय बहुजन समाज पार्टी का उदय हो चुका था, और उनके पास 12 सीटें थी। कांग्रेस अपने पराभव की तरफ थी, और उनके पास मात्र 46 सीटें थी। 1993 में स्थिति और बदल गई। चुनाव हुआ,
भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 32.3% रह गया और सीटें 177 हो गई। समाजवादी पार्टी का अभ्युदय हो गया और 109 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी एक बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी। इसके बाद 1996 में इलेक्शन हुआ जिसमें 174 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। उनका वोट शेयर 32.52% हो गया और समाजवादी पार्टी के पास 110 सीटें आई और उनका वोट शेयर था 18%। 2002 का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, 88 सीटें हुई और लगभग 20% उनका वोट शेयर रहा और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 21% हो गया और 143 सीटों के साथ वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और ये दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई गई। समाजवादी पार्टी और संभवतः बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनी। 2007 में जब पुनः इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी पर 97 सीटें आई। इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास सीटें थीं और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी सरकार बनाई। इसके बाद 2012 का जो चुनाव आया उसमें बीजेपी के पास 47 सीटें रह गईं और उनका वोट शेयर 15% हो गया और समाजवादी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार आई 224 सीटों के साथ। उनका वोट शेयर 29.13% हो गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई और 312 सीटों के साथ उनका वोट शेयर 39.67% हो गया और 22% शेयर के साथ समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। यह है इतिहास। इतिहास की पृष्ठभूमि में हमें वर्तमान को देखना है। अगर हम इसी गणित को देखें तो गणित के आधार पर अगर हम निर्णय करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 39.67 अर्थात 40% मान लें, 40% था और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 29.13 और 2017 में 21.82 रह गया। अगर इन दोनों पार्टियों को बराबरी में आना है तो अगर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको 30% जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है तो उसको भी 30% पे आना होगा। मतलब लगभग 9% की बढ़ोतरी समाजवादी पार्टी में हो और इतने ही परसेंट की घटौती भी भारतीय जनता पार्टी में, तब दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर आ सकती। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें लड़ी थी। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो अगर हम 311 सीटों पर 22% लगभग प्राप्त करते हैं तो अगर हम इसको 403 सीटों पर काउंट करें लगभग 30% आता है। अर्थात ये वोटिंग परसेंट लगभग 2012 के वोटिंग परसेंट के बराबर आ जाता है। तो ये कहना कि अभी समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है, ये मेरे विचार से बहुत उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 39%, मान लें 40% थी, तो 40% में सभी इसकी घटोतरी दिखा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का असर होता ही है, चाहे वो किसी तरह का चुनाव हो, कहीं पर भी हो। तो एंटी इनकम्बेंसी का अगर हम असर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी को 40% से शुरुआत करनी है और समाजवादी पार्टी को लगभग 30% से शुरुआत करनी। तो 30% से शुरुआत करके उनको आगे जाना है। भारतीय जनता पार्टी को पीछे आने की संभावना है, क्योंकि बढ़ने की गुंजाइश अब इसलिए नहीं है कि 5 वर्ष से उनका शासन रहा है। शासन में क्या रहा, किस तरह की लोगों को अपेक्षाएं थी, वो कितनी अपेक्षाएं पूरी कर पाए हैं, इसके बारे में विचार करने पर ही निर्णय किया जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम ये मान लें
कि 403 सीटों पर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी 29% से शुरुआत कर कर आगे बढ़ेगी। जो लगभग सभी सर्वे बता रहे हैं कि लगभग 7% की बढ़ोतरी समाजवादी पार्टी में हो चुकी और लगभग 5 से 6% की घटौती भी बीजेपी में हो चुकी। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो सांख्यिकी दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं हो सकती। क्यों? कागज पर हम कुछ भी निकाल लें, लेकिन वोट किसको देना है? जनता को। जनता क्या सोचती है इसके बारे में मैं आपको पहले अपने एपिसोड में बता चुका हूं कि जनता को सोचने के लिए 8 बिंदु हैं। उन 8 बिंदुओं में एक एक करके हम बिंदु आपको बताएंगे। और पहला जो मैंने आपसे अभी वार्ता की है वो वार्ता है सांख्यिकी के आधार पर। सांख्यिकी के आधार पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविक बढ़त कितनी है ये जब हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे तब चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। इसके अलावा हम आपसे बात कर लेते हैं जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं। सर्वे के बारे में कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि सर्वे का सैंपल क्या रखा गया है, क्वेश्चनर क्या तैयार किया गया है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, और जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल किस तरह का है। सर्वे भी मैनिपुलेट किया जा सकते हैं, बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकते हैं। अगर हम धर्म के आधार पर लें तो किसी भी तरह के किसी एक धर्म के लोगों के पास, मान लीजिए हम पीलीभीत में चले जाते हैं और पीलीभीत में उन किसानों के गांव में जाते हैं जहां पर ये किसानों को कुचलने वाली घटना हुई थी। तो अगर वहाँ के किसानों से बात करेंगे तो सभी लोग एक मुश्त ये कहेंगे कि भाई हम तो बीजेपी के विरुद्ध वोट देंगे। लेकिन क्या ये सही है? सभी लोग ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए हमें जो सैंपल साइज चुनना होता है वो मिक्स साइज होना चाहिए और सभी धर्म, सभी विचारधाराएं, सभी तरह की जातियां, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को समेकित रूप से जब हम विश्लेषित करेंगे तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सर्वे पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता और इसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूं कि जो सर्वे बहुत सारे सर्वे एजेंसियों ने बनाए थे, वैसे तो सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अंदरूनी सर्वे भी कराती रहती हैं और शायद हर एक को अपना अंदरूनी सर्वे मालूम भी है, जो कि वैसे तो कोई पार्टी सही सही सर्वे जनता को नहीं बताती, लेकिन उनके अपने सर्वे उनको स्वयं जरूर मालूम होते हैं कि वास्तविकता क्या है। और वो वास्तविकता उनके भाषणों में, उनके बर्ताव में और किस तरह से जनता का बर्ताव है उससे परिलक्षित जरूर हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम जैसे समय बीतता जाएगा हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और बातचीत में हम आपको बताएंगे कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है, क्या स्थिति बनेगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग सर्वे कंडक्ट करवाते हैं उनकी तरफ झुकाव सर्वे एजेंसीज का होता ही है और ये नैसर्गिक स्वभाव है कि जिसने उनको फंड किया है, जिसने उनको स्पॉन्सर किया है, उसकी तरफ झुका हुआ सर्वे होगा ही। इसके अलावा दूसरे आते हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की भी कमोबेश यही दशा होती है और यहाँ मैं ये भी उल्लेख कर दूं कि अब जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता समझती है कि जब आप सर्वे के लिए पहुँचते हैं तो जनता भी बहुत गार्डेड भाषाएं बात करती है, बहुत सोच समझ कर बात करती है, अपने मन की बात आपको बताने में बहुत हिचकिचाहट करती है। जो लोग मन की बात बताते भी हैं वो शायद वास्तविक रूप में अपने मन की बात नहीं बताते। इसलिए एग्जिट पोल के आधार पर भी बहुत अच्छा निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मैं आपको ये भी कह दूं कि अभी हाल में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, सारे सर्वेक्षण के नतीजे उल्टे ही प्राप्त हुए। यद्यपि हमें अपनी मनोस्थिति या अपनी पृष्ठभूमि और मैकियावेलियन पॉलिटिक्स के तहत हम अपने को अच्छा दिखाकर हम चाहें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जीत की बात हमेशा, और जो भी लड़ने जाता है वो हमेशा जीत की उम्मीद रख के ही जाता है। इसे जनता के सामने हमेशा ही कहा जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बंगाल के चुनाव की ओर अपनी निगाह डालें
तो हम पाते हैं कि किसी भी सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट तक समेकित नहीं किया था। कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 100 से 125 सीट के से कम नहीं दिखा रहा था, लेकिन नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी को 70 सीट मिली और किसी भी सर्वे ने तृणमूल कांग्रेस को 168 सीट से अधिक नहीं दर्शाया था। नतीजा आया तो तृणमूल कांग्रेस को 215 सीट मिली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वे के आधार पर हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए और बहुत सोच समझकर हमें अपने वोट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इस पर ध्यान दे दें कि हमें किस किस जिले में कितनी सीटें 2017 में मिली थी, तो हम उसका भी एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि 35 जिले ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें मिली थी। 30 जिले ऐसे थे जिसमें कि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। 4 जिले, एक जिला ऐसा था जिसमें समाजवादी पार्टी को सभी सीटें मिली थी। तो इस तरह से सभी जिलों में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इस प्रकार का था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन क्या वर्तमान में ये स्थितियां बन रही हैं? इस पर विचार करने के लिए हमें और बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। आगे आने वाले टाइम में हम आपको अगले एपिसोड में उन फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। उसमें हम ये भी आपको जानकारी देंगे कि जो विभिन्न विश्लेषक बता रहे हैं उनका आधार क्या है और उन आधार में हम कितनी मजबूती देखते हैं। तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आपके सामने मैं फिर वादा करता हूं कि निष्पक्षता के साथ और पूर्ण सच्चाई के साथ प्रयास करूंगा आपके सामने मैं सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करूं और अपनी स्थिति, मतलब जो भी हमारा ट्रेंड है, जिस तरफ ये चुनाव जा रहा है, उसके बारे में वास्तविकता के साथ आपको अवगत कराऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने जानने वालों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को उनसे भी अनुरोध करिए कि हमारे चैनल को देखें और अपने विचार भी व्यक्त करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।